हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई वर्डियर्स। दिस इज करण कुमार शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये आज आपका तीसरा लेक्चर होगा। जिन बच्चों ने पहले के लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, पहले के लेक्चर को अटेंड कर ले, तभी वो आगे क्लास करे ताकि कंटेंट अच्छे से समझ में आए। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं, आप ये पहले क्लियर कर दीजिए, क्या मेरा साउंड और पिक्चर सब कुछ सही है या फिर कहीं कोई दिक्कत भी है? क्या मेरा पिक्चर और साउंड सब कुछ सही है या कोई दिक्कत भी है? रीत लाइव है बउआ, ऋचा कुमारी बिल्कुल लाइव क्लास है। तो आप लोग पहले क्लियर कर दीजिए चैट बॉक्स में लिखकर, क्या मेरा साउंड और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सही है या फिर कोई इशू भी है? दीपक कुमार बाबू, सलोनी सिंह, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। अब गांव ग्राम में है तो थोड़ा बहुत आएगा बउआ। क्या नॉइज़ ज़्यादा है? चलिए, तो बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको ज़रा सा क्लास शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे को जो लाभ हो सके। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो उनको क्लास शेयर कर दीजिए। सब कुछ सही है? शिवराज नहीं सर, ठीक है। ऋचा कुमारी नो सर, व्हाट नो सर? जो भी है सब कुछ क्लियर बोलिए। ईशा कुमारी तेजस्वी, खुश रहिए बउआ। चलिए, तो क्लास को शुरू करें। तो आज चैप्टर फर्स्ट का तीसरा क्लास है। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसे थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसे थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। बस टॉपिक का नाम मेरे दिमाग में होना चाहिए, तो फिर आगे बढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है? तो अभी तक के क्लासेस में हम लोग कवर कर चुके हैं कि सर जी आप यहाँ पे फोकस करेंगे। अभी तक के क्लासेस में हम लोग कवर कर चुके हैं कि जीवन क्या होता है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही कवर किया था कि जीवन क्या होता है। उसके बाद फिर हमने समझना शुरू किया था कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है। फिर हम लोगों ने समझना शुरू किया था बहुकोशिकीय जीव को। फिर हम लोगों ने समझा था जीवन अवधि को। फिर जीवन अवधि के बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने समझे थे। चलिए, उसके बाद फिर हम लोगों ने जीवन चक्र को समझना शुरू किया, जीवन चक्र की अवस्थाओं को समझा। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जनन से शुरुआत किया, जनन को समझा कि जनन क्या होता है, जनन क्यों आवश्यक है, जनन का महत्व क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन क्या होती है और इसकी कितनी विधियां होती है। इसका डिस्कशन हमने किया था पिछले क्लास में। चलिए, इसके बाद सर साउंड नहीं आ रहा, रीत साउंड नहीं आ रहा, वॉल्यूम अप कीजिए बाबू। मेरे तरफ से तो सब कुछ क्लियर है, मेरे तरफ से तो सब कुछ क्लियर है। चलिए ठीक है, कोई इशू रहे तो बताइए। बिना इशू वाला इशू सही समझ नहीं आती। विखंडन विधि द्वारा जनन को हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। हम लोगों ने समझा था कि विखंडन क्या होता है, फिर हमने समझा कि द्विविखंडन क्या होता है, और फिर हम लोग द्विविखंडन को ही समझते समझते काफ़ी लेट हो गई थी तो क्लास हमने खत्म कर दिया था। आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? पहले बहुविखंडन को समझेंगे, फिर जाकर हम लोग जो है इस क्लास के इस लेक्चर के कंटेंट को समझेंगे। पहले पीछे वाला जो छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। और किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं। चलिए, तो पिछले क्लास तक हम लोग द्विविखंडन तक तो कंप्लीट कर चुके थे। अमीबा में द्विविखंडन कैसे होता है, पैरामीशियम में द्विविखंडन कैसे होता है, युगलीना में द्विविखंडन कैसे होता है, इसको हमने समझा था। हमने समझा था कि अमीबा में अनियमित द्विविखंडन देखने को मिलते हैं, वही पैरामीशियम में आपको जो है अनुप्रस्थ द्विविखंडन देखने को मिलते हैं, और युगलीना में अनुदैर्घ्य द्विविखंडन देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें आपने समझा था पिछले क्लासेस में। ठीक है, चलते हैं।
देखिए बउआ, तो इससे पहले जो भी चीजें हमने पढ़ा वो सब कुछ आपके नोट कॉपी में होना बहुत जरूरी है बउआ। याद करिए जरा सा, हमने पढ़ा था युगलीना में अनुदैर्घ्य द्विविखंडन, पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविखंडन और अमीबा में आपको जो है अनियमित द्विविखंडन देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने अच्छे से क्लियर किया था, हर एक चीज अच्छे से क्लियर किया था। बाबू कुमार, क्लास के बाद जो है ना आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सारा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। ओके, चलते हैं। देखिए बउआ यहाँ पे, तो अब हम लोग बहुविखंडन पे चलते हैं। बहुविखंडन क्या होता है, द्विविखंडन क्या था? तो सर जी, द्विविखंडन का मतलब हुआ कि यदि कोई जीव है, ठीक है, यदि कोई जीव है और वो जीव अकेले अपने शरीर का विभाजन करता है, दो खंडों में विभाजित होता है और हर खंड यानी दोनों खंड नए जीव के रूप में आगे वृद्धि करना शुरू करते हैं, तो हम कहते हैं कि यहां पर अलैंगिक जनन का द्विविखंडन विधि संपादित हुआ है। ठीक है, तो द्विविखंडन में शरीर दो टुकड़ों में टूटता है, दो टुकड़ों में विभाजित होता है। वहीं बहुविखंडन की यदि बात करें तो शरीर दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित होता है। ठीक है, अगर शरीर दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो रहा है और विभाजित प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित हो रहा है, तो हम कहेंगे ये बहुविखंडन हुआ है। क्या कहेंगे बउआ? बहुविखंडन कहेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, हमेशा की तरह वही कि विखंडन विधि में क्या होता है, सबसे पहले कौन सा कोशिकांग विभाजित होती है? तो सबसे पहला कोशिकांग जो विभाजित होती है वो केंद्रक होता है, उसके बाद फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि द्विविखंडन जो है अनुकूल परिस्थिति में संपादित होती है, वहीं यदि हम बहुविखंडन की बात करें तो ये सामान्यतः देखा गया है प्रतिकूल परिस्थितियों में संपादित होते हुए। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बहुविखंडन क्या होता है, तो बहुविखंडन जो है अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव का जो नाभिक का मतलब क्या होता है? केंद्रक। नाभिक का मतलब होता है केंद्रक या फिर क्या हुआ? न्यूक्लियस। नाभिक का मतलब क्या हुआ? केंद्रक या फिर क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो केंद्रक है वो बार बार विभाजित होता है और बाद में कोशिका द्रव भी विभाजित होकर एक साथ अनेक संतानों का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया प्रायः अप्रत्यक्ष या प्रतिकूल परिस्थिति में संपादित होती है। इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में क्या बोला गया कि बहुविखंडन जो है अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें एक कोशिकीय जो जीव होगा उसका केंद्रक पहले लगातार विभाजन करेगा। केंद्रक जब विभाजित हो जाएगा तब जाकर कोशिका द्रव का विभाजन होगा और एक साथ सैकड़ों की संख्या में संतति का निर्माण होगा। और ऐसी क्रिया यानी बहुविखंडन की क्रिया सामान्यतः अप्रत्यक्ष रूप से या फिर कह सकते हो कि विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में संपादित होती है। ठीक है, सामान्यतः बहुविखंडन करते हुए किन्हें देखा गया है? अमीबा को देखा गया है, प्लाज्मोडियम को देखा गया है। तो आपके लेवल पर बस दो ही एग्जांपल याद रखने हैं, अमीबा और प्लाज्मोडियम। बैकग्राउंड नॉइस ऐसा कुछ तो हमें नहीं नजर आ रहा हुआ, देखते हैं हम आपकी समस्या। चलिए, तो यहां पर जरा सा देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या ध्यान रखना है। बहुविखंडन प्रतिकूल परिस्थिति में, ठीक है, यानी विपरीत परिस्थिति में अमीबा में देखने को मिलता है। और इसके अलावा प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है, इसमें तो आपको बहुविखंडन ही देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम लैंगिक जनन भी करता है और अलैंगिक जनन भी करती है। ठीक है, अगर अलैंगिक जनन कर रहा है तो यह हमेशा मानव शरीर के अंदर होता है और यह बहुविखंडन के द्वारा अपनी जनसंख्या को मानव शरीर के अंदर बढ़ाते हैं। कब? जब आपको मलेरिया होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अमीबा किस तरीके से बहुविखंडन करता है और प्लाज्मोडियम किस तरीके से बहुविखंडन करता है। अगर हम अमीबा को समझ गए तो प्लाज्मोडियम को समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर 8 जब पढ़ेंगे तो प्लाज्मोडियम का पूरा जीवन चक्र पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल हम लोग फोकस किस पे करते हैं? अमीबा पे। अमीबा बहुविखंडन कैसे करता है, एकदम हर एक चीज को ध्यान से और एक एक पॉइंट को एकदम काफी सावधानी पूर्वक आपको समझनी है। ठीक है, जैसा कि पता है कि जो अमीबा होता है इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं होती, या अनियमित आकृति का होता है। चलिए, तो ये हमने यहां पर एक पिक्चर ड्रॉ किया है, आप इसे अमीबा मान के चल सकते हो। यहां पर हमने एक पिक्चर ड्रॉ किया है, आप इसे अमीबा मान के चल सकते हो। बाबू जो भी हैं ब्लॉक करवाते हैं हम आपको।
कुछ देर नाच लीजिए। चलिए, तो अमीबा है, इसको हम क्या करेंगे, अमीबा को इसको हम लोग के इसका जो आकृति होता है, आकार होता है, वो आप जानते हो कि अनियमित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक अमीबा का पिक्चर बना लिया। फिर ये जो अमीबा है, अमीबा के अंदर कोशिका द्रव होगा। तो चलो हमने कोशिका द्रव को बना लिया और इसका अच्छे खासा डिस्क्रिप्शन जो है हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, जब हम जो है अमीबा में द्विविखंडन को पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर कोशिका द्रव है, तो फिर केंद्रकी द्रव होगा और केंद्रकी द्रव यानी केंद्रक के अंदर आपको इसका डीएनए देखने को मिलेगा। केंद्रक के अंदर आपको इसका डीएनए देखने को मिलेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? केंद्रक के अंदर आपको इसका डीएनए देखने को मिलेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? आज पहला ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया? नहीं बुआ, आज तीसरा ऑनलाइन क्लास है। ओके, पहला नहीं है, तीसरा है ये। चलिए, तो ये अमीबा है, अमीबा में जनन हम देख रहे हैं प्रतिकूल स्थिति में। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन को समझिएगा। प्रतिकूल स्थिति का क्या मतलब हो गया? हम कंडीशन ये बता रहे हैं कि मान के चलते हैं कि हमने बोतल में हमने एक ऐसा जल लेकर आया जिस जल में पहले से अमीबा मौजूद है। अब वो जो जल है उसका तापमान ठीक ठाक है, उसमें भोजन ठीक ठाक है, उसमें ऑक्सीजन ठीक ठाक है, अमीबा को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन उसी बोतल को जिसमें पानी भरा हुआ है और उस पानी में अमीबा है, उस बोतल को यदि हम रख देते हैं धूप में, तो क्या होने वाला है? जैसे ही हम धूप में रखेंगे, धीरे धीरे बोतल का पानी जो है गर्म होने लगेगा और जो परिस्थिति है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे तापमान जल का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अमीबा को महसूस होने लगेगा कि हमारे जीवन पे संकट आने वाला है, ठीक है। तो उस तापमान से स्वयं के जीव द्रव को बचाने के लिए ये अमीबा जो है अपने बाहर स्वरक्षित खोल का निर्माण करती है। तो जरा सा यहाँ पर ध्यान से चीजों को समझिएगा। ये अमीबा है और अमीबा का डिस्क्रिप्शन आप पिछले क्लास में पढ़े हो, उसके बावजूद भी हम फिर से डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि चलिए, ये अमीबा का स्यूडोपोडिया है, कूटपाद बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? कूटपाद बोलते हैं, या फिर इसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। कूटपाद बोलते हैं या फिर इसे क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इसके अंदर में आपको क्या मिल रहा है? कोशिका द्रव देखने को मिल रहा है। इसके अंदर में आपको कोशिका द्रव देखने को मिल रहा है। फिर इसके अंदर में आपको केंद्रक देखने को मिल रहा है, केंद्रक देखने को मिल रहा है। फिर केंद्रक के अंदर आपको क्या मिल रहा है? डीएनए देखने को। डीएनए जो कि क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो कि क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। क्या इतनी बातें क्लियर है? आनुवांशिक पदार्थ है। और बाहरी बाउंड्री को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। बाहरी बाउंड्री को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। ये अमीबा है और ये फंस चुका है ऐसी परिस्थिति में जहां पर जल का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सबसे पहला काम क्या करेगा? अपना जो कूटपाद है उसको अंदर की ओर ग्रहण कर लेगा। और जाहिर सी बात है, जब ये अपने कूटपाद को अंदर की ओर ग्रहण करेगा तो ये गोलाकार आकृति में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसी आकृति में कन्वर्ट हो जाएगा? गोलाकार आकृति में। यानी कि वह अमीबा जो अभी तक अपने पैरों को इधर उधर, कूटपाद को इधर उधर फैला रखा था, जैसे ही जो है संकट आया, जैसे ही इसके ऊपर क्या आया? संकट आया, क्या घटना देखने को मिली? जैसे ही इसके ऊपर संकट आया, घटना क्या देखने को मिली कि सर जी, यहाँ पर हमें लगता है बार बार जो है हाथ से ही बनाने पड़ेंगे, प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, ये गोलाकार आकृति, ये कलर आपको विजिबल होगा नहीं, तो हम इसे हटा देते हैं और फिर से हम लोग जो है ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कूटपाद को ये अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। जैसे ही कूटपाद को अपने अंदर ग्रहण करेगा, क्या घटना देखने को मिलेगी? जो अमीबा अपने पैरों को इधर उधर छितरा के रखे हुए था, वो लगभग गोलाकार आकृति में कन्वर्ट हो जाएगा। वो लगभग गोलाकार आकृति में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है? लगभग गोलाकार आकृति में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है, जरा आगे समझिए बात को। बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है क्या? क्या अब सही है? क्या अब सही है? आई थिंक अब सही हो गया होगा। देखते हैं। अब ये अमीबा है, देखो क्या हुआ। अमीबा के अंदर आपको जो है एक केंद्रक अभी देखने को मिलेगा। इस केंद्रक के अंदर जो है इसका डीएनए देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बाकी अंदर में आपको जो है बहुत सारे कोशिका द्रव देखने को मिलेंगे। अंदर में भरा हुआ है क्या? कोशिका द्रव भरा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? अमीबा ने अपने कूटपाद को अंदर की ओर खींच लिया। अमीबा ने अपने कूटपाद को अंदर की ओर क्या कर लिया? खींच लिया, ठीक है। इस घटना को हम नॉमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर काम क्या चला कि अमीबा
अमीबा अपने कूटपाद को अंदर की ओर खींच लिया और जिसके कारण क्या हुआ, ये जो अमीबा है इसकी आकृति कैसी हो गई, गोलाकार, लगभग गोलाकार आकृति में ये कन्वर्ट हो चुका है, लगभग गोलाकार आकृति में ये कन्वर्ट हो चुका है। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, चलते हैं आगे। अब जरा सा ध्यान से देखिए कि ये गोलाकार आकृति में कन्वर्ट होने के बाद क्या करने वाला है। तो जरा देखिए, अगेन ये जो अमीबा है, ये अमीबा क्या करेगा। देखो हमने सिचुएशन क्या बताया कि पानी था, पानी में अमीबा था और ये बोतल के अंदर थे। बोतल को हमने रख दिया कहाँ, धूप में। जब हमने बोतल को धूप में रखा तो क्या देखने को मिला, धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है और अमीबा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो रही है। अमीबा को जीवन पे खतरा मंडरा रहा है और ये अमीबा स्वयं को बचाने के लिए सबसे पहला काम क्या किया, ये अपने कूटपाद को अंदर की ओर ग्रहण कर लिया। फिर दूसरा काम क्या करेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। जितना क्लियरिटी से आप लोग समझेंगे बउआ, चीजें उतनी लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, क्या हुआ, ये उसी अमीबा को हमने बनाया है जो अमीबा अपने कूटपाद को क्या किया, अंदर की ओर ग्रहण कर लिया है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अंदर की ओर ग्रहण कर लिया। कितनी बातें क्लियर है? तो इसके आगे जरा सा देखते हैं क्या करेगा ये स्वयं को बचाने के लिए। चूंकि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, धूप की वजह से पानी लगातार जो है, पानी के तापमान बढ़ता जा रहा है और उसी पानी में ये अमीबा फंसा हुआ है, ये कहीं भाग भी नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला तो उद्देश्य इसका ये रहेगा कि स्वयं को क्या करनी है, बचानी है। तो स्वयं को बचाने के लिए ये अपनी कोशिका झिल्ली से बाहर 3 स्तरीय स्वरक्षित खोल का निर्माण करता है। 3 स्तरीय स्वरक्षित खोल का क्या करता है, निर्माण करता है। जरा बात को ध्यान से समझिए। ये सबसे बाहर में क्या कर रहा है, सबसे बाहर में ये 3 स्तरीय, ये पहला स्तर हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये पहला स्तर हो गया इसका। ठीक है, पहला स्तर, ये पहला स्तर हो गया। इसके बाहर एक और स्तर ये बनाएगा, तो मान के चलो ये दूसरा स्तर का निर्माण कर लिया, दूसरा स्तर का निर्माण कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाहर जो है एक और स्तर का ये क्या करेगा, निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो ये इसके बाहर जो है एक और स्तर का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। इस तरीके से आप बताइए, ये अमीबा स्वयं को बचाने के लिए कि वो गर्मी इसे मार ना दे, इसके अंदर की जो जीवित कंपोनेंट है, जो जीव द्रव है, जहां पर उपापचयी क्रिया चलती है, वो खत्म ना हो जाए, इसके लिए इसने क्या किया, अपने बाहर स्वरक्षित खोल का निर्माण किया। प्रिंस राज सर एक क्वेश्चन था पूछे, बट ये क्वेश्चन आया शायद आउट ऑफ सिलेबस है, पूछ लीजिए क्वेश्चन, पूछ लीजिए क्वेश्चन। सर वॉइस लो हो गया, क्या बउआ, कभी बोलते हो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, कभी बोल रहे हो वॉइस लो हो गया, मतलब डिसाइड कर लो करना क्या है। क्या अब सही है, क्या अब सही है? चलिए, अब भी कोई परेशानी रहे तो बता दीजिएगा। क्या हुआ यहाँ पे कि स्वरक्षित खोल का निर्माण हुआ। कितने स्तर का स्वरक्षित खोल है, 3 स्तर का, 3 स्तर का स्वरक्षित खोल है। ठीक है, अब ये 3 स्तर का स्वरक्षित जो खोल बना है, इसे कहते क्या है, इसे कहा जाता है, देखो ये तीनों लेयर को मिला करके, ये तीनों लेयर को मिला करके हम इसका नाम देते हैं, इस तीनों लेयर को मिला करके हम इसका नाम देते हैं, इस स्वरक्षित खोल को हम पुटी कहते हैं। इस स्वरक्षित खोल को हम लोग क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। क्या ध्यान में रहेगा, इस स्वरक्षित खोल को हम लोग पुटी कहते हैं बउआ। ठीक है, पुटी कहते हैं या फिर इसे सिस्ट कहते हैं, पुटी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। तो ये जो स्वरक्षित खोल बना है, तो ये पुटी है क्या, तो ये पुटी जो है यह स्वरक्षित खोल है। स्वरक्षित खोल का मतलब क्या हुआ, स्वरक्षित खोल का मतलब क्या हुआ, स्वयं को बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए एक खोल बनाया, यह स्वरक्षित आवरण का इसने निर्माण किया और उस स्वरक्षित आवरण को हमने पुटी कहा। क्या इतनी बातें क्लियर है? और पुटी बनने की प्रक्रिया, ठीक है, पुटी बनने की जो प्रक्रिया होती है, पुटी बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसे पुटी भावन कहा जाता है। पुटी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुटी भावन कहा जाता है। पुटी भवन या फिर इसे बोलते हैं इंसिस्टेशन, पुटी भवन या फिर इसे क्या कहा जाता है, इंसिस्टेशन कहा जाता है, इंसिस्टेशन कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? इंसिस्टेशन कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है?
क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? हाँ या ना? पुटी बनने की प्रक्रिया को पुटी भवन या इंसिस्टेशन कहा जाता है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? अगर इतनी चीजें क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बउआ, तो इंसिस्टेशन हो चुका है, अब आगे क्या होने वाला है इस पे फोकस करेंगे। अब आगे क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा कि ये स्वयं के अंदर जो जीवित कंपोनेंट्स है, जहां पर उपापचयी क्रिया संपादित हो रही है, उस जगह को तो इसने अपने खोल की सहायता से क्या कर लिया, बचा लिया, ठीक है। अब आगे क्या होगा? अब काफी जल्दबाजी में यह अपना जो केंद्रक है ना, उसमें समसूत्री विभाजन कराएगा और लगातार अपने केंद्रक की संख्या को क्या करेगा, ये बढ़ाता चला जाएगा, और लगातार ये अपने केंद्रक की संख्या को क्या करेगा, बढ़ाता चला जाएगा। ये क्या हो गया? ओह नो। एक मिनट बउआ, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, और जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए उनको शेयर कर दीजिए। क्या वॉल्यूम ऑफ क्लियर है? क्या अब भी दिक्कत है? क्या वॉल्यूम ऑफ क्लियर है या अब भी दिक्कत है? चलिए, हम लोग कहाँ थे वहां पे चलते हैं। हम लोग इस जगह पे थे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि अमीबा ने सबसे पहला काम क्या किया, कूटपाद को अपने अंदर की ओर ग्रहण किया। फिर दूसरा काम क्या किया, सुरक्षित खोल यानी पुटी का निर्माण किया। पुटी निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पुटी भवन कहते हैं। ये जो पुटी होता है कितने स्तरीय होते हैं? तो ये जो पुटी है 3 स्तरीय होता है। कितने स्तरीय होता है बउआ? 3 स्तरीय होता है, यानी 3 लेयर का बना होता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये क्या करेगा, अब जल्दबाजी में अपने केंद्रक की संख्या को बढ़ाएगा। ये जल्दबाजी में अपने केंद्रक की संख्या को क्या करने वाला है, बढ़ाने वाला है, ठीक है। कैसे बढ़ाएगा? तो आपको पता है कि जब भी अलैंगिक जनन होती है तो वहां पर जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। तो ये लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी केंद्रक की संख्या को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो जरा सा ध्यान से समझिए, यहां पर वह अमीबा है, ठीक है, जिसने अभी पुटी का निर्माण किया है। तो ये पुटी भी बना ही देते हैं हम यहाँ पे, ये पुटी को भी बना देते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। ये अमीबा है और ये कुछ जीव जंतु परेशान कर रहे हैं। चलिए, ये अमीबा है और ये क्या कर रहे हैं, अपने बाहर में, ध्यान से देखिए, अपने बाहर में इन्होंने पहला स्तर बनाया, ठीक है। ये पहला स्तर बना, फिर दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पुटी भवन कहलाएगी। फिर यहाँ पर क्या होगा, दूसरे स्तर का निर्माण होगा। ये पुटी भवन चल रहा है, वो पुटी बनने की प्रक्रिया चल रही है। फिर तीसरे स्तर का क्या होगा, निर्माण होगा। यहाँ पर 3 स्तर का पुटी का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है। ये तो पहले ही हो चुका, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब जो नई चीज होगी उस पे फोकस करेंगे। ये जो अंदर में केंद्रक आप देख रहे हो ना, जो कि कोशिका द्रव में है, ये चीजें तो पता है कहाँ है, कोशिका द्रव में। तो ये जो है कोशिका द्रव है अंदर में। इस कोशिका द्रव में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस कोशिका द्रव के अंदर आपको एक केंद्रक अभी देखने को मिल रहा है, और इस एक केंद्रक के अंदर आपको डीएनए देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये केंद्रक लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा, लगातार कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी जनसंख्या को बढ़ाना शुरू करेंगे। 1 से 2, 2 से फिर हो जाएंगे 4, 4 से फिर हो जाएंगे 8, और इस तरीके से लगातार अमीबा जो है अपने शरीर के अंदर अपने कोशिका द्रव में केंद्रक की संख्या को बढ़ाता जाएगा, और इस तरीके से हर एक के अंदर इसका डीएनए होगा, हर एक के अंदर इसका क्या होने वाला है, डीएनए होने वाला है। तो यहाँ पर घटना क्या घटी, यहाँ पर केंद्रकी विभाजन हुआ। तो पता है आपको सबसे पहले कौन सा कोशिकांग बढ़ता है, तो केंद्रक बढ़ते हैं। केंद्रकी विभाजन की प्रक्रिया यहाँ पर चली। कौन सा विभाजन, केंद्रकी विभाजन की प्रक्रिया यहाँ पर चली, ठीक है। अब ये जो केंद्रकी विभाजन की जो प्रक्रिया चल रही है, अब ये केंद्रकी विभाजन भी कहाँ हो रहा है, तो कोशिका द्रव में हो रहा है। केंद्रकी विभाजन भी कहाँ हो रहा है, कोशिका द्रव में हो रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं अंतः कोशिका द्रवी केंद्रकी विभाजन। अंतः कोशिका द्रवी समसूत्री, कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री केंद्रकी विभाजन चला, केंद्रकी विभाजन चला। क्या इस घटना को समझ में आ गया, ये घटना क्या हुई,
ये घटना क्या हुई, इसको हम एंडोमाइटोसिस बोलते हैं, इस घटना को एंडोमाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, एंडोमाइटोसिस बोलते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। अंदर ही अंदर लगातार केंद्रक की संख्या क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। जब केंद्रक की संख्या बढ़ जाएगी, जब केंद्रक की संख्या बहुत हो जाएगी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अंदर जगह कम पड़ जाएगा। जब अंदर जगह कम पड़ेगी, ठीक है, जब अंदर जगह कम पड़ेगी तो ये केंद्रक जो है ये दीवार पर प्रेशर लगाने क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ऑब्वियस सी बात है अंदर जब जगह कम हो जाएगी और ये केंद्रक की विभाजन लगातार चलता रहेगा तो अमीबा का जो दीवार जो इसने पुटी बनाया है इसके ऊपर प्रेशर लगने क्या होंगे, शुरू होंगे। और उस प्रेशर के कारण ये जो अमीबा का पुटी है, कोशिका झिल्ली है, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है जब ये टूटेगा तो कोशिका द्रव अंदर में था, ठीक है, कोशिका द्रव जो है बाहर की ओर बह जाएंगे। और जब कोशिका द्रव बाहर की ओर बहेगा, कोशिका द्रव बाहर की ओर बहेगा तो आप बताओ क्या ये केंद्रक बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो अंदर से एक साथ जो है सैकड़ों की संख्या में केंद्रक जो है बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और हर केंद्रक के पास क्षमता है नया अमीबा बनाने का, हर केंद्रक के पास क्षमता है नया अमीबा बनाने का। इसीलिए यहां पर निष्कासित हर एक केंद्रक को हम लोग सूक्ष्म अमीबाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म अमीबाभ कहते हैं। हर केंद्रक को हम लोग क्या कहेंगे, सूक्ष्म अमीबाभ कहेंगे, क्योंकि इसके पास क्षमता है, क्या क्षमता है, नया अमीबा बनाने की। हर केंद्रक के पास क्षमता है नया अमीबा बनाने की, इसलिए हम इसको सूक्ष्म अमीबाभ या लघु अमीबाभ भी कह सकते हो, अमीबाभ कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। ये शब्द याद रखिएगा, स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहेंगे, स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहेंगे। ठीक है, सूक्ष्म अमीबाभ कहते हैं या फिर इसे कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। क्या इतनी बातें क्लियर है, सूक्ष्म अमीबाभ कहेंगे या फिर, हाँ बिल्कुल बउआ, प्रेशी कुमारी ने आंसर किया स्यूडोपोडियोस्पोर्स, पूजा यादव स्यूडोपोडियोस्पोर्स, बहुत बढ़िया बउआ, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए बउआ। ठीक है, चलिए स्यूडोपोडियोस्पोर्स। अब ये जो स्यूडोपोडियोस्पोर्स है ये क्या कर रहा है, ये किया क्या, ये सिस्ट को तोड़ दिया। ठीक है, तो टूटा हुआ सिस्ट, टूटा हुआ सिस्ट, सिस्ट को हम लोग पुटी कहते हैं, तो पुटी यहां पर टूट गई है। ठीक है, पुटी यहां पर क्या हुई है, टूट गई है। और ये जो सूक्ष्म अमीबाभ है अंदर से कहां निकल गए, बाहर। ध्यान रखिएगा कि पुटी का टूटना, पुटी का यानी सिस्ट का टूटना और सूक्ष्म अमीबाभ का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है ना, इसे बीजाणु मोचन कहा जाता है, बीजाणु मोचन कहा जाता है, या फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बीजाणु जनन कहा जाता है, बीजाणु जनन कहा जाता है। इसको हम लोग स्पोरुलेशन बोलेंगे, इसको हम लोग स्पोरुलेशन बोलेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है, इसको हम लोग स्पोरुलेशन बोलेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है, तो आगे बढ़े। क्या इतनी बातें क्लियर है, अनुकूल परिस्थिति में, अभी अनुकूल परिस्थिति नहीं आया बउआ, अभी तो ये टूटा ही है, बीजाणु ने होता है सर स्पोरुलेशन। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना बउआ, बीजाणु मोचन कहेंगे हम इसे, या फिर बीजाणु जनन, या फिर हम इसको स्पोरुलेशन कहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या होगा कि ये जो सूक्ष्म अमीबाभ है, ठीक है, जिसके आसपास जो है बहुत सारा प्रोटेक्टिव लेयर है, ये जो सूक्ष्म अमीबाभ है इसके आसपास बहुत सारा प्रोटेक्टिव लेयर है। जब अनुकूल परिस्थिति आएगी, इसका मतलब जब आपने धूप में रखा है इस अमीबा को तो कभी तो शाम होगी, और जब शाम होगा तो पानी का तापमान फिर से सामान्य होगी, और जब सामान्य तापमान जैसे ही होगा इस सूक्ष्म अमीबाभ के लिए, इस सूक्ष्म अमीबाभ के लिए जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगी, जैसे ही क्या आएगी, अनुकूल परिस्थिति आएगी, हर एक सूक्ष्म अमीबाभ जो है वृद्धि करना शुरू करेगा और अमीबा का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो हर एक सूक्ष्म अमीबाभ जो है वृद्धि करना शुरू करेगा और नए अमीबा का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो अब खुद ही सोचो यहां पर क्या हुआ, एक अमीबा का शरीर टूटा, एक अमीबा का शरीर टूटा और सैकड़ों की संख्या में नए अमीबा का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, ये सब जो है नई अमीबा है, ये सब जो है क्या है बउआ, नई अमीबा है, यानी नया ऑफस्प्रिंग है। अब आप देख रहे हो कि जितना भी सूक्ष्म अमीबाभ है, हर सूक्ष्म अमीबाभ अनुकूल परिस्थिति आने पर, कौन सी परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होगा, हर सूक्ष्म अमीबाभ जो है विकसित होकर के ये नए अमीबा का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। इस तरीके से एक अमीबा जो है
एक बार जब जनन किया तो सैकड़ों की संख्या में अमीबा को जन्म दिया, और इसी संपूर्ण घटना को हम लोग कहते हैं बहुविखंडन। क्या बहुविखंडन क्लियर हो गई? क्या बहुविखंडन क्लियर हो गया या कोई डाउट भी है? हाँ, न्यू ऑफ स्प्रिंग, इसी को नई अमीबा जो है इसे हम न्यू ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। बहुत सारे न्यू ऑफ स्प्रिंग का निर्माण हुआ है। क्या कोई डाउट भी है या सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है? पूजा यादव, कमलेश कुमार, आशीष कुमार, चांदनी कुमारी, बहुत बढ़िया बउआ, प्रेशी कुमारी, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया, किसको कंप्लीट कर लिया? तो हमने बहुविखंडन को कंप्लीट कर लिया। एक स्लाइड में आप बहुविखंडन यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से संपादित हुआ है। एक स्लाइड में हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि अमीबा में बहुविखंडन किस तरीके से संपादित हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या हुआ बउआ? सबसे पहला काम क्या हुआ यहाँ पर? सबसे पहला काम ये हुआ कि ये जो अमीबा था अपने स्यूडोपोडिया को अंदर की ओर ग्रहण किया गोलाकार आकृति में, फिर जाकर स्वरक्षित खोल का निर्माण किया। ठीक है, फिर स्वरक्षित खोल का निर्माण करने के बाद कोशिका द्रव के अंदर ही अंदर जो है केंद्रक समसूत्री विभाजन करना शुरू किया, और बहुत सारे सूक्ष्म अभिभाव का निर्माण हुआ, और पुटी टूट गई, सूक्ष्म अभिभाव बाहर निकल गए, घटना कहलाई बीजाणु मोचन, और हर एक सूक्ष्म अभिभाव अनुकूल स्थिति आने पर पुनः नई संतति का निर्माण कर लिए, नई अमीबा का निर्माण कर लिया। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? सब क्लियर है? पूजा यादव, बहुत बढ़िया बउआ। चलिए, जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनको शेयर कर दीजिए बउआ। जो बच्चे ऐप पे हैं और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो उनको शेयर कर लीजिए। नोट बनाना है, आशीष कुमार बउआ, नोट्स मिल जाते हैं आपको वीडियो के बगल में, प्ले के बगल में आपको नोट्स का ऑप्शन होता है, आप क्लिक करेंगे वहाँ नोट्स मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुविखंडन कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है क्या? तो हमने कंप्लीटली यहाँ पर खत्म कर लिया। किसको खत्म किया? तो पहले विधि को, अलैंगिक जनन के पहले विधि को कंप्लीट किया, जिसे हम जो विखंडन बोला, विखंडन में हमने द्विविखंडन को कंप्लीट किया, बहुविखंडन को कंप्लीट किया, और यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जाती है। ठीक है, हाँ, यहाँ से जो कुछ रिलेटेड शब्द हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वहां से शब्द। ठीक है, जैसे कौन कौन सा शब्द है? पहला है पुटी भवन। क्या है पुटी भवन? तो पुटी निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पुटी या फिर शिष्ट है ना बउआ? पुटी या फिर क्या है? शिष्ट। निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिष्ट निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुटी भवन कहलाती है। ये सब एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। या फिर क्या कहते हैं इसे? इंसिस्टेशन कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। ठीक है, पुटी बनने की प्रक्रिया जो है पुटी भवन कहलाती है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए ये जो सूक्ष्म अमीबाव है इसका शिष्ट को तोड़कर बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो सूक्ष्म अमीबाव का पुटी तोड़कर, पुटी यानी शिष्ट ना बउआ, पुटी यानी शिष्ट को तोड़कर बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? यहाँ पर प्रक्रिया कहलाएगी बीजाणु मोचन कह लीजिए, या फिर बीजाणु जनन कह लीजिए, बीजाणु जनन कह लीजिए। इंग्लिश में क्या बोलिएगा? स्पोरुलेशन बोलिएगा। इंग्लिश में क्या बोलिएगा? स्पोरुलेशन बोलिएगा। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? चलिए ठीक है बउआ। इसी तरीके से अमीबा यदि आपके शरीर में चला जाता है तो कौन सा बीमारी उत्पन्न करेगा? तो अमीबा से अमीबता नाम का बीमारी उत्पन्न होता है। अमीबता नामक बीमारी उत्पन्न होता है, बीमारी उत्पन्न होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। वही प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा है यहाँ पर, प्लाज्मोडियम से कौन सा बीमारी? तो प्लाज्मोडियम से बीमारी जो उत्पन्न होगी वो कौन होगा? मलेरिया होगा। प्लाज्मोडियम है क्या? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। इसका मतलब जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, यानी मलेरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, और अमीबा भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, क्योंकि अमीबा भी क्या है? प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े।
ऋचा कुमारी, ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको आई कार्ड सेंड करना होता है एक पार्टिकुलर नंबर पे। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए बउआ। तो यहाँ पर हम लोग जो है विखंडन विधि को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं इस लेक्चर पे, ठीक है। ये तो हम चैप्टर जो लेक्चर सेकंड था उसका छूटे हुए कंटेंट को समझा रहे थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस लेक्चर पे। तो इसका मतलब ये है कि आज जो है हमने बहुविखंडन को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इस लेक्चर पे चलते हैं। लेक्चर अब जो है इस पार्ट 3 होगा, इस चैप्टर का पार्ट 3 की शुरुआत अब से होती है। तो कंसंट्रेशन अब बना के रखनी है, कंसंट्रेशन अब बना के रखनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जरा सा देखेंगे कि हम अलैंगिक जनन की विधि को पढ़ रहे हैं। विखंडन विधि को हमने काफी डिटेल में, काफी डीपली पिक्चर के द्वारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे किस पे, मुकुलन विधि पे। अब हम लोग चलेंगे मुकुलन विधि पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सर जी ये जो मुकुलन विधि है इसके द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है। विखंडन कंप्लीट करने के बाद हम लोग किस विधि पे आए हैं, मुकुलन विधि पे आए हैं, ठीक है। तो मुकुलन क्या होता है बउआ, तो मुकुलन जो है ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जनक की संख्या एक होती है और उस जनक के शरीर के ऊपर, शरीर के बाहर या शरीर के अंदर, दोनों चीजें बोल रहे हैं, शरीर के बाहर या शरीर के अंदर छोटा सा उभार उत्पन्न होता है। वो उभार धीरे धीरे वृद्धि कर कर कलिका बनाती है, कलिका वृद्धि कर कर परिपक्व जीव का निर्माण करता है। और जब परिपक्व जीव बन जाता है तो वो जनक से अलग होकर नई संतति का निर्माण कर लेता है, क्योंकि कलिका के द्वारा, बड के द्वारा, मुकुल के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। इसीलिए इस विधि को मुकुलन कहते हैं या फिर बडिंग कहते हैं। चलिए यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं कि सर जी ये जो मुकुलन है, ये जो मुकुलन है, ठीक है, मुकुलन अलैंगिक जनन की एक प्रमुख विधि है जिसमें एक ही जनक, जनक कितने होंगे, एक ही जनक होंगे और एक जनक से नया जीव उत्पन्न होगा। इस विधि में जनक के शरीर की सतह पर, शरीर के सतह पर हो सकता है या शरीर के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। सतह पर हुआ, बाहरी सतह पर हुआ तो हम बोलेंगे बाह्य मुकुलन देखने को मिला इसमें, और शरीर के अंदर हुआ तो हम इसे अंतः मुकुलन कहेंगे। तो सतह पर या अंदर एक छोटी उभार उत्पन्न होती है, फिर ये कलिका बनाती है या मुकुल बनाती है, और ये मुकुल जो है लगातार समसूत्री विभाजन करती है। धीरे धीरे ये कलिका या मुकुल का आकार बढ़ता जाता है और बढ़कर के इसमें सभी अंग और अंगतंत्र भी अंग विकसित हो जाते हैं और कलिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तो यह जनक से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी जैसे ये परिपक्व होते हैं अलग हो जाते हैं और एक स्वतंत्र नया जीव बना लेती है। कभी कभी कली जनन जिसको हम मुकुलन कहते हैं, तो जो कभी कभी कली क्या होता है, जो जनक का शरीर है उससे अलग नहीं होता है, जिससे के कारण जनक और उसका जो संतति है दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं और इस स्थिति को कॉलोनी कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े। चलिए, तो हमने क्या बोला कि मुकुलन अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें एक जनक होगा, उस जनक के शरीर के सतह पर या शरीर के अंदर छोटा सा उभार उत्पन्न होगा। वो उभार धीरे धीरे वृद्धि कर कर कलिका बनाएगी, कलिका वृद्धि कर कर परिपक्व जीव बनाएगा और वो परिपक्व जीव शरीर से अलग हो जाएगा, यानी नए संतति का निर्माण कर लेगा। कभी कभी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है वो शरीर से सटा रहता है, जिस स्थिति को कॉलोनी कहते हैं। जनरली मुकुलन विधि द्वारा जनन किसमें देखने को मिलता है, तो आपको इष्ट में देखने को मिलेगा। इष्ट में आपको मुकुलन देखने को मिलेगा, याद रखना है। इष्ट में कौन सा जनन, मुकुलन। हाइड्रा में कौन सा जनन, मुकुलन। स्पंज में कौन सा जनन, मुकुलन। तो इष्ट हो गया, हाइड्रा हो गया और स्पंज हो गया, इसमें आपको मुकुलन विधि के द्वारा जनन देखने को मिलती है। क्या बातें क्लियर है? एग्जाम्पल याद रहेगा, मोस्ट ऑफ द केस में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इष्ट है, हाइड्रा है और स्पंज है, इसमें आपको मुकुलन विधि के द्वारा जनन देखने को मिलती है। एक चीज और ध्यान रखना है कि सर जी इष्ट में आपको बाह्य मुकुलन देखने को मिलता है, ठीक है, बाह्य मुकुलन देखने को मिलता है, यानी कलिका शरीर के बाहर बनेगा। हाइड्रा में भी बाह्य मुकुलन देखने को मिलता है, यानी कलिका शरीर के बाहर बनेगा। और स्पंज में अंतः मुकुलन देखने को मिलता है, यानी कलिका का निर्माण शरीर के अंदर होता है। ये पूछते भी है कभी कभी कि अंतः मुकुल का निर्माण किस में होता है, स्पंज में होता है। अंतः मुकुल का निर्माण किस में होता है, स्पंज में होता है। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? पूजा यादव, रिया कुमारी, आशीष कुमार, चांदनी कुमारी, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर बाह्य मुकुलन आप समझ गए, बाह्य मुकुलन ईस्ट में, बाह्य मुकुलन हाइड्रा में, अंतः मुकुलन किसमें, अस्पंज में। यानी अस्पंज में जो मुकुल बनता है उसे हम अंतः मुकुल कहते हैं, क्योंकि इसमें अंतः मुकुलन देखने को मिलता है। और बेसिकली ईस्ट और हाइड्रा में जो मुकुल बनते हैं, जो कलिका बनते हैं, उसे हम बाह्य मुकुल बोलते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसमें बाह्य मुकुलन देखने को मिलता है। अब ये तीनों एग्जाम्पल को हम पिक्चर के द्वारा समझेंगे, ये तीनों एग्जाम्पल को हम किसके द्वारा समझेंगे, पिक्चर के द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से इसमें मुकुलन विधि के द्वारा जनन हो रहा है, किस तरीके से मुकुलन विधि के द्वारा जनन हो रहा है, हम पिक्चर के द्वारा समझेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम किसका, ईस्ट का। सबसे पहले हम एग्जांपल किसका लेंगे बउआ, ईस्ट का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ईस्ट में मुकुलन किस तरीके से होता है ये समझना है। एक चीज ध्यान रखनी है, एक कोशिकीय जो कवक होते हैं ना, एक कोशिकीय जो कवक होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय जो फफूंद होते हैं वही ईस्ट होते हैं। एक कोशिकीय कवक को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। एक कोशिकीय कवक जो है उसे हम क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। ईस्ट को हम लोग खमीर भी कहते हैं, ईस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, खमीर भी कहते हैं। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं, इसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं खाना बनाने में। कितनी बार हम बता चुके हैं, खाना बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो है शराब बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आगे के चैप्टर्स में आप लोग सीखोगे धीरे धीरे। बातें क्लियर है। अब देखिए बउआ, ईस्ट में मुकुलन कैसे होता है, इस चीज को समझने के लिए हमें ईस्ट को समझना पड़ेगा। ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव होता है। ईस्ट जो है कैसा जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। और इसकी संरचना, इसका शरीर गोलाकार होती है। और इसमें आपको जो है एक केंद्रक देखने को मिलता है, और इस केंद्रक के अंदर इसका क्या होता है, डीएनए होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। आशीष कुमार, कर्ड बनाने में नहीं, वो दही बनाने में जो है हम खमीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं, और उस जीवाणु को लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। दही बनाने में हम लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग करते हैं, खमीर का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है, इसमें हम लोग जो है खमीर का प्रयोग करते हैं। ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, बिल्कुल बुआ। ईस्ट जो है एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। पूरी बनाने में जो है प्रयोग करते हैं हम ईस्ट का, बहुत बढ़िया बुआ। ब्रेड बनाने में करते हैं, बहुत बढ़िया बुआ। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पता है। चलते हैं आगे। अब ये जो एक कोशिकीय जीव जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि क्या मिल रहा है कि कोशिका झिल्ली है, फिर कोशिका द्रव है, फिर केंद्रक है। केंद्रक के अंदर आपको जो है इसका डीएनए देखने को मिल रहा है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब होगा क्या, अब होगा ये कि सर जी ये जो ईस्ट है ना, इसके शरीर के ऊपर, ये जो ईस्ट है इसके शरीर के ऊपर एक छोटा सा उभार उत्पन्न होगा अधिक भोजन जमा होने के कारण। देखो ऐसे करके हमने फिर से इस ईस्ट को बनाया, ठीक है, ऐसे करके हमने फिर से इस ईस्ट को बनाया, और इस ईस्ट के किसी एक जगह पर क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से उभार देखने को मिलेगा। ऐसे करके एक उभार यानी आउटग्रोथ उत्पन्न हो गया, और अंदर में जो है केंद्रक है। अब एक और घटना साथ में देखने को मिलेगी, ये जो डीएनए है 1 से 2 हो चुका होगा, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। ये डीएनए 1 से 2 हो चुका होगा, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए ठीक है बउआ, दिख तो रहा है सब कुछ। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बउआ, अब क्या है, जिनको छोटा दिखाई दे रहा है स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए बउआ। चैट पे ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। आप जो है टॉपिक को समझने पे पूरा फोकस करिए, ठीक है। तो आप स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए। जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको तो दूर से ही झलक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डीएनए से डीएनए का निर्माण हुआ, यानी डीएनए प्रतिकृतिकरण हुई, और साथ में अधिक भोजन इकट्ठा होने के कारण एक छोटा सा उभार उत्पन्न हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा नॉमिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन की आदत है आप लोगों को। इसको हम कहेंगे क्या, अब चूंकि ये कवक है तो ध्यान रखिएगा, इसके सबसे बाहर में मिलेगा कोशिका भित्ति। सबसे बाहर में क्या मिलेगा, कोशिका भित्ति, और फिर कोशिका भित्ति के अंदर होगा कोशिका झिल्ली, ठीक है। कवक है तो कवक की विशेषता है कि इसके पास कोशिका झिल्ली के बाहर में आपको एक और स्तर देखने को मिल जाता है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी बाहरी दीवार में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों देखने को मिलेगी। अंदर में आपको क्या मिल रहा है, कोशिका द्रव देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं।
कोशिका द्रव देखने को मिल रहा है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर अंदर में आपको जो है केंद्रक देखने को मिल रहा है, केंद्रक के अंदर, केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं, और केंद्रक के अंदर आपको जो है डीएनए देखने को मिल रहा है। पहली घटना क्या घटी, पहली घटना क्या घटी कि सर जी ये जो डीएनए है 1 से 2 हुआ। जब डीएनए 1 से 2 होगा तो इस घटना को हम बोलेंगे डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए प्रतिकृतिकरण कहेंगे, या फिर इसे कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृतिकरण, या फिर क्या कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहां पर डीएनए से डीएनए का निर्माण हुआ है और डीएनए से डीएनए बनने की घटना को डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं। आशीष कुमार, सेल मेम्ब्रेन। हाँ बुआ, कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहेंगे और कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। आप चाहो तो हम इसका इंग्लिश यहाँ पे लिख देते हैं कि कोशिका भित्ति सबसे बाहर होगी, सेल वॉल कहेंगे, और इसके अंदर में आपको मिलेगा क्या, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो छोटा सा बाहर आउट ग्रोथ दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, उभार कहते हैं। अधिक भोजन जमा होने के कारण ये हुआ है और ये रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, आउट ग्रोथ बोलते हैं। तो ये आउट ग्रोथ है। क्या इतनी बातें क्लियर है, ये आउट ग्रोथ है, इतनी बातें क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है उसे समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है उसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सर जी ये जो उभार है ना, ये जो, अब हाँ नेक्स्ट स्टेप में एक चीज और, ये उभार धीरे धीरे बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा ही, इसके अलावा ये केंद्रक 1 से 2 हो जाएंगे। ये केंद्रक क्या हो जाएंगे, 1 से 2 हो जाएंगे, एकदम जैसे द्वि विखंडन में चल रहा था ना, सेम प्रकार की क्रिया यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट अंतर है थोड़ा सा जिसका डिस्कशन हम आगे चलकर करेंगे। तो ये उभार जो है धीरे धीरे क्या होगी, ये बड़ी होगी। ठीक है, उभार धीरे धीरे बड़ी हो चुकी है और ये केंद्रक जो है, ये केंद्रक 1 से 2 हो चुका है। ये केंद्रक 1 से क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। ठीक है, ये केंद्रक जो है 1 से 2 हो चुका है, यानी यहाँ पर केंद्रकी विभाजन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ, केंद्रकी विभाजन। ठीक है, यहाँ पर केंद्रकी विभाजन हुआ है, केंद्रकी विभाजन हुआ है, जिसको आप न्यूक्लियर डिवीजन कहते हो या फिर आप कैरियोकाइनेसिस कहते हो, कैरियोकाइनेसिस कहते हो। चलिए, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, अब जब वो आउट ग्रोथ बढ़ रहा है तो ये जो द्रव होगा, इसके अंदर जो द्रव होगा, इसकी मात्रा बढ़ने के कारण हो रही है, तो ये द्रव आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में घटना क्या देखने को मिलेगी, दोनों में से कोई एक केंद्रक जो है, ये जो उभार आप देख रहे हो ना, आप इसको कलिका कह सकते हो। इस उभार को आप क्या कह सकते हो, कलिका कह सकते हो। तो ये कलिका बन गया है, ये कलिका बन गया है, या फिर ये जो है मुकुल बन गया है। इसको आप कलिका कहिए या फिर मुकुल कहिए, या फिर आप इसको क्या कहिए, बड कहिए। कलिका कहिए, मुकुल कहिए, या फिर इसे क्या कहिए, बड कहिए। क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या देखने को मिलेगा कि ये जो केंद्रक है वो उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अभी तो कलिका बनी है, नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा का पूरा जो है वो ईस्ट बन जाएगा। देखो, तो इस तरीके से ये हमने ईस्ट को बनाया जो कि पुराना वाला है, और यहाँ पर बगल में ये नया वाला ईस्ट भी है। पहले पुराने वाले को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर नए वाले को करेंगे। तो ये पुराना वाला ईस्ट है, और इस जगह पर क्या हो रहा है कि पुराने वाले ईस्ट से नया वाला ईस्ट का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, ये नया वाला ईस्ट। घटना क्या घटी, 2 केंद्रक था, एक केंद्रक इसके अंदर चला गया, एक केंद्रक जनक के पास मौजूद है। ठीक है, जनक के पास मौजूद है, तो ये जनक है और ये संतति है, ध्यान रखना है। इसमें एक जनक है और एक क्या है, संतति है। तो कोशिका द्रव आपको जो है दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है, पूरी तरीके से क्या हो चुका है, यहाँ पर जो आप उभार देख रहे हो ये पूरी तरीके से परिपक्व ईस्ट का निर्माण कर चुका है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये ईस्ट जो है परिपक्व हो गया, परिपक्व ईस्ट है ये। परिपक्व ईस्ट का निर्माण हो चुका है, मैच्योर ईस्ट का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि जैसे ही मैच्योर ये होगा, परिपक्व होगा, ये अलग हो जाएगा। जैसे ये परिपक्व होगा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, किससे अलग हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ये अपने जनक से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये परिपक्व होंगे, अपने जनक से क्या है, ये अलग हो जाएंगे, अपने जनक से क्या हो, ये अलग हो जाएंगे। यहाँ से टूटना ये शुरू करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब टूटेगा तो एक तो बड़ा वाला जो ईस्ट है वो रहेगा ही, और एक छोटा ईस्ट का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो एक बड़ा ईस्ट जो कि पहले से है, शुरुआत से है, वो रहेगा ही। ठीक है, और एक छोटा ईस्ट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनक जो शुरू से चल रहा है और ये इसका संतति। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डीएनए। दोनों के पास डीएनए एक है, यानी समान है, तो दोनों एक दूसरे का क्लोन है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर विभाजन तो हुआ, लेकिन
लेकिन असमान विभाजन हुआ। एक जो है जनक खुद को बचाए रखा और सिर्फ एक ही संतति का निर्माण किया। अमीबा वगैरह में क्या होता था, जनक का शरीर बराबर बराबर दो हिस्से में बढ़ जाता था, जिसके कारण जनक का अस्तित्व खत्म हो जाता था और दोनों हिस्सा संतति बन जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जनक बचा हुआ है और इसने संतति का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पहले उभार उत्पन्न हुआ, फिर कलिका बनी, कलिका परिपक्व इष्ट बनाया और जैसे ही इष्ट परिपक्व हुआ वो अपने जनक से अलग हो गया और जनक से अलग होते ही यह नया इष्ट या नया संतति कह सकते हो, यह नया संतति है और ये जो है जनक, जो कि शुरुआत से ही चल रहा है। जनसंख्या बढ़ी है, एक अकेला इष्ट अकेले ही जनसंख्या को बढ़ाया है, तो obvious सी बात कहेंगे यहाँ पर अलैंगिक जनन हुआ है और मुकुल के द्वारा, कलिका के द्वारा जनन हुआ है, तो इस विधि को मुकुलन बोलेंगे। और चूंकि मुकुल शरीर के बाहरी सतह पर बना है तो यह बाह्य मुकुलन कहलाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल बउआ, रीट न्यू ऑफस्प्रिंग बन गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ठीक है बउआ। तो इस तरीके से आप यहां पर क्या पाए कि जनक है, जनक में उभार उत्पन्न हुआ, उभार जो है कलिका बनाई, कलिका से जो है परिपक्व इष्ट बना और परिपक्व इष्ट जो है अलग हो गया, जिसके कारण एक जनक और एक नई संतति का निर्माण हुआ और यहाँ पर मुकुलन विधि द्वारा इष्ट में जनन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे बात करेंगे। ठीक है, पूरा प्रक्रिया को आप एक स्लाइड में देख लीजिए। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो था आपका वो था हाइड्रा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। इष्ट के अलावा हाइड्रा में भी आपको मुकुलन देखने को मिलती है। इष्ट के अलावा हाइड्रा में भी आपको मुकुलन देखने को मिलती है। ठीक है, तो हाइड्रा में अब हम लोग जो है हाइड्रा का एग्जाम्पल्स को लेते हुए हम लोग मुकुलन विधि को समझेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या होने वाला है? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा हाइड्रा में मुकुलन कैसे होगा वो समझना है। हाइड्रा में मुकुलन कैसे होगा वो समझना है। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन कैसे होगा इस प्रक्रिया को समझना है। तो हाइड्रा में मुकुलन समझने से पहले हमें हाइड्रा को समझना पड़ेगा, बर्डिंग इन हाइड्रा। हाँ बिल्कुल बउआ, चलिए। तो हाइड्रा में मुकुलन समझने से पहले हमें जो है हाइड्रा को समझना पड़ेगा कि ये हाइड्रा कैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए बउआ, ये जो हाइड्रा है बेसिकली ये ग्रीन कलर का होता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा ग्रीननेस लाने का प्रयास करते हैं। और ये स्वच्छ जलीय जंतु है बउआ, ये स्वच्छ जलीय क्या है? जंतु है। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसका जो शरीर है ऐसे, ये सिलिंड्रिकल बॉडी होंगे। क्या यहाँ पर कलर विजिबल है? ये जो ग्रीन कलर हमने बनाया है ये विजिबल हैं, दिखाई दे रहे हैं, या कोई इशू भी है? विजिबल हैं? बिल्कुल होगा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल बॉडी का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? एक सिलिंड्रिकल बॉडी का निर्माण किया। ऐसे करके सिलिंड्रिकल बॉडी होता है हाइड्रा के पास। नीचे में इस तरीके से आपको चप्पू देखने को मिलता है, फिर आपको ऐसे गोलाकार मुख देखने को मिलेगा और ऐसे करके इसके पास जो है टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेंटिकल्स बोलो या लेंटिकल्स बोलो, इस तरीके का शरीर होता है एक हाइड्रा का। इस तरीके का शरीर होता है एक हाइड्रा का। क्या बातें क्लियर है? इस तरह का शरीर होता है एक हाइड्रा। क्या इतनी बातें क्लियर है? नॉमिनेशन पे ध्यान देते हैं कि सर जी एक जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा की सबसे निचली सतह पर आपको जो है चप्पू देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? चप्पू, जिसे हम लोग पैडल बोलते हैं। चप्पू देखने को मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैडल बोलते हैं। चप्पू देखने को मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैडल बोलेंगे। चप्पू देखने को मिलेगा जिसे हम पैडल बोलेंगे। फिर इसका जो है बेलनाकार शरीर होगा। ठीक है, तो ये जो है बेलनाकार क्या है? इसका शरीर है जिसे हम सिलिंड्रिकल बॉडी कहेंगे। सिलिंड्रिकल बॉडी कहेंगे, तो ये सिलिंड्रिकल बॉडी है इसका। इसके अलावा यहाँ पर इसका मुख देखने को मिल रहा है, माउथ देखने को मिल रहा है, ये माउथ है। ये उत्तक स्तर का जंतु है बउआ। फिर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इसे टेंटिकल्स भी कहते हैं, लेंटिकल्स भी कहते हैं। चलिए हम टेंटिकल्स लिख देते हैं, टेंटिकल कहते हैं इसको, टेंटेकल कहते हैं इसको। ठीक है, कुछ बुक टेंटिकल भी लिखता है, कुछ बुक लेंटिकल भी लिखता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? आशीष कुमार,
पैडल, बहुत बढ़िया बउआ। रजनीश कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बउआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जरा सा ध्यान देंगे कि सर जी ये अब जनन करेगा तो कैसे जनन करेगा, ठीक है। तो जनन कैसे करेगा, तो इसके शरीर पर सबसे पहले किसी एक जगह पर भोजन का संचयन होगा। भोजन का संचयन होने के कारण उभार उत्पन्न होगा और समसूत्री विभाजन के द्वारा वो जो उभार है लगातार वृद्धि करते करते कलिका बनाएगी। फिर जाकर उस कलिका में हाइड्रा जैसा सारे अंगों का निर्माण हो जाएगा। फिर वो हाइड्रा परिपक्व हो जाएगा और अपने जनक से अलग हो जाएगा और नए हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है बउआ? नए हाइड्रा का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। क्या इतनी चीजें क्लियर है? चलते हैं आगे। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि ये है ईस्ट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ईस्ट का फिर से बॉडी बना रहे हैं और हर बार सेम नहीं बनेगा, ये चीजें आपको भी पता है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इसके टेंटिकल्स को बना दिए, इस तरीके से हमने इसके क्या बना दिए, टेंटिकल्स को बना दिए। और हमने क्या बोला कि शरीर की किसी जगह पर अधिक भोजन संचयन के कारण क्या होगा, इस तरीके से उभार उत्पन्न होना शुरू होगा। अब चूंकि ये बहुकोशिकीय जीव है, ये एक कोशिकीय नहीं है, ये बहुकोशिकीय जीव है, तो यहाँ पर बहुत सारी कोशिका जो है, नई कोशिका बनेगी और वो बाहर की ओर जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा उभार उत्पन्न करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो यहाँ पर उभार उत्पन्न हो गया, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, उभार कहेंगे या फिर आउट ग्रोथ कहेंगे, आउट ग्रोथ कहेंगे। उभार कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, आउट ग्रोथ कहेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? चलते हैं आगे। आउट ग्रोथ कहेंगे। आउट ग्रोथ के बाद क्या होने वाला है, आउट ग्रोथ के बाद क्या होने वाला है कि ये जो उभार है लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा और बड़ा होगा और कलिका का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा कुछ इस तरीके से। फिर ये हाइड्रा बन गया, फिर इस तरीके से, और फिर जाकर क्या होने वाला है, फिर जाकर क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो उभार था वो उभार धीरे धीरे बढ़ता गया और इस तरीके से एक मतलब हाइड्रा का छोटा सा संरचना का निर्माण कर लिया, जिसे हमने कलिका कहा या फिर आप कह सकते हो हमने बड कहा या फिर मुकुल कहा। अंकित राज सर, हमने पढ़ा है, बहुत बढ़िया बउआ, जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, ठीक है। कॉपी नहीं हो रहा है बउआ, कॉपी का सिस्टम हर जगह नहीं होता, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, ये है क्या, तो ये बेसिकली है मुकुल। इसे आप मुकुल कह लीजिए या फिर इसे कलिका कह लीजिए या फिर आप इसे क्या कहिए, बड कहिए। मुकुल कहिए, कलिका कहिए या फिर क्या कहिए, बड कहिए। क्या इतनी बातें क्लियर है? मुकुल कहिए, कलिका कहिए या फिर इसे क्या कहिए, बड कहिए, ठीक है। अब क्या होने वाला है कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो मुकुल है ये और बड़ा होगा। ये जो नेक्स्ट स्टेप में ये जो मुकुल है ये और बड़ा होने वाला है, ठीक है, ये और बड़ा हो जाएगा। और जिस तरीके से ये बड़ा वाला हाइड्रा के पास अंग है ना, वो सारे अंग उसके पास भी देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। देखो वो यहाँ पर होगा और यहाँ पर आप क्या देखोगे कि इस तरीके से ये और बड़ा हो गया, इसके पास मुंह भी आ गए और इसके पास छोटा छोटा जो है टेंटिकल्स भी आ गया। यानी कहीं ना कहीं ये एक नया हाइड्रा बन चुका है, कहीं ना कहीं एक नया हाइड्रा बन चुका है, ये परिपक्व हो चुका है। तो ये परिपक्व हाइड्रा बन गया, ये परिपक्व हाइड्रा बन गया। बात क्लियर है? यह मैच्योर हाइड्रा का निर्माण हो चुका है। अब क्या होगा कि जैसे ही परिपक्व होता है आपको पता है कि ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये यहाँ से अलग हो जाएंगे, ठीक है। टूट करके ये अलग हो जाएंगे और अलग हो करके यहाँ से टूट के अलग हो जाएंगे और इस तरीके से एक जनक जो पहले से था वो रहेगा, एक छोटा हाइड्रा का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो देखो ये अलग जैसे ही होगा तो एक छुटकी गो, एकदम तन्नी गो, भुटनी गो क्या मिलेगा, हाइड्रा मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा हाइड्रा मिलेगा जो कि इस बड़े हाइड्रा का क्या है, संतति है। फिर बड़ा हाइड्रा तो भी जिंदा ही है ना बउआ, ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी क्या है, जिंदा ही है। यानी जनक भी बचा हुआ है और इसने संतति का निर्माण भी कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक कलिका के द्वारा इस नए हाइड्रा का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कौन सी विधि का इस्तेमाल किया है हाइड्रा ने, मुकुलन विधि के द्वारा यहाँ पर जनन किया है, मुकुल के द्वारा नए हाइड्रा का निर्माण हुआ है। और चूंकि मुकुल बाहरी सतह पे बनी है इसलिए हम इसे बाह्य मुकुलन बोलेंगे, ठीक है। तो ये है नई संतति, ये जो है नई संतति या न्यू ऑफस्प्रिंग, और ये जनक जो पहले से था ये जनक जीव है, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या बढ़ चुकी है, एक हाइड्रा 2 हाइड्रे में कन्वर्ट हो चुका है और मुकुलन विधि संपन्न हो चुकी है। क्या यहाँ पर हाइड्रा में मुकुलन एक स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रा में मुकुलन एक स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है। कहीं पे कोई डाउट भी है क्या? कहीं पे कोई डाउट भी है तो पूछ सकते हैं बउआ,
कहीं पे यदि डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो स्टेज क्या हुआ, पहले हमने हाइड्रा को समझा, फिर हमने देखा हाइड्रा में उभार उत्पन्न हुआ, फिर हमने देखा हाइड्रा में मुकुल यानी कलिका बनी, फिर हमने देखा ये कलिका बड़ा होकर परिपक्व हाइड्रा बनाया, और परिपक्व होकर ये जो हाइड्रा है नई संतति के रूप में अलग हो गया और जनक अलग हो गए, और इस तरीके से एक हाइड्रा से दो हाइड्रा का निर्माण हो गया। बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट पूछ सकते हैं, कहीं पे कोई डाउट पूछ सकते हैं। आरुष, टूटने की जगह फटने नहीं होगा, फटेगा नहीं, फटेगा नहीं, नहीं। चांदनी कुमारी कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशी कुमारी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया बबुआ। आगे बढ़े, तो आगे बढ़े, चलिए। तो देखिए यहाँ पे, तो हमने सबसे पहले समझा ईस्ट में कैसे मुकुलन होता है, फिर हमने समझा हाइड्रा में कैसे मुकुलन होता है, ठीक है। फिर हम लोग समझेंगे कि सर जी ये जो स्पंज है जिसको आप स्पॉन्जिला कहते हो, ये जो स्पंज है जिसको आप स्पॉन्जिला कहते हो, इसमें कैसे मुकुलन होता है, इस बात को समझेंगे। और ये कोई जो है ना बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। स्पंज छोटा छोटा जो है कह सकते हो कि काफ़ी हल्की फुल्की जंतु जैसी संरचना है जो कि आपको समुद्र में देखने को मिलता है, ठीक है। गोलाकार आकृति होगा, बहुकोशिकीय संरचना होगी, सबसे बड़ी चीज़ है, ओके। बस ये आखिरी टॉपिक होगा वो। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर बना लेते हैं सबसे पहले किसको, स्पंज को। स्पंज जो है ये ऐसे करके गोलाकार आकृति का दिखाई देता है, स्पंज जो है ऐसे गोलाकार आकृति का दिखाई देगा, ठीक है। स्पंज को अगर हम काट कर देखें तो आप देखोगे कि इसका जो है मुंह है, इस जगह पर इसका मुंह है ऐसे करके, और अंदर में ये खोखला शरीर है इसका, अंदर में खोखला शरीर है इसका इस तरीके से। और ये जो शरीर का दीवार है ना, वो आप कह सकते हो इस पर बहुत सारी रेशाएं हैं जिससे ये मजबूती से बंधा हुआ है, ठीक है, मजबूती से क्या है, बंधा हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा, इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है कि एक छोटा सा कुछ इस तरीके से एक छोटा सा कलिका किसी जगह पर बनती है, ठीक है। और इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता जाता है, और जिसके कारण कलिकाओं का या फिर कह सकते हो एक कॉलोनी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो कलिकाओं का यहाँ पर क्या बन गया, समूह बन गया। अब यहाँ पर जो कलिकाएं बनी है वो अंदर खोल में, शारीरिक खोल में बना है वो, यहाँ पर जो कलिकाएं बनी है अंदर शारीरिक खोल के अंदर बना है, ठीक है। इसीलिए हम इसको अंतःमुकुल कहते हैं। ये पूरा शरीर था किसका, स्पंज का। स्पंज के अंदर ये खाली जगह थी, खाली जगह के अंदर जो है समसूत्री विभाजन द्वारा पहले एक मुकुल बना, फिर उसने लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा बहुत सारे मुकुल का निर्माण कर लिया, और इसे हम लोग मुकुलक बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलक बोलते हैं, मुकुलक कह लीजिए या फिर इसे जेम्यूल्स कह लीजिए, मुकुलक या फिर क्या कह लीजिए, जेम्यूल्स कह लीजिए, जेम्यूल्स कह लीजिए, मुकुलक बोलिए या फिर क्या बोलिए, जेम्यूल्स बोलिए। ये शरीर के अंदर बना है, मतलब ये अंतःमुकुल है, शरीर के अंदर बना है यानी अंतःमुकुल है, या एंडोजिनस, एंडोजिनस बड है ये, अंतःमुकुल है या एंडोजिनस बड है ये। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? अंतः विखंडन होगा, अभी अंतः विखंडन नहीं है वो, अंतः मुकुलन है, अंतः विखंडन नहीं, अंतः मुकुलन, एंडोजिनस बडिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि क्या होगा कि ये जो मुंह आप देख रहे हो, इससे हर मुकुल बाहर निकलेगा और फिर जनक जैसे शरीर का ही क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। यानी ये जो स्पंज है, ये जो स्पंज है इसमें जनन किसके द्वारा हुआ, स्पॉन्जिला में जनन किसके द्वारा हुआ, तो स्पॉन्जिला में जनन मुकुलक यानी जेम्यूल्स के द्वारा हुआ, जो कि अंतःमुकुल है, जो कि क्या है, अंतःमुकुल है। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? जेम्यूल्स, बहुत बढ़िया वो चांदनी कुमारी। हाँ चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया कि सर जी जो खमीर है यानी ईस्ट है उसमें किस तरीके से मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, हाइड्रा में किस तरीके से मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, स्पंज में किस तरीके से मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, ठीक है। इस सब को समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए। देखिए पहला वाला जो पिक्चर है वो हाइड्रा में मुकुलन को दिखा रहा है,
दिख रहा है आपको? पहला वाला पिक्चर किसको दिखा रहा है? हाइड्रा में मुकुलन को दिखा रहा है, ठीक है। पहला वाला पिक्चर जो है हाइड्रा में किसको दिखा रहा है? मुकुलन को दिखा रहा है। लिख देते हैं, ये पहला पिक्चर है, इसमें किसको दिखाया जा रहा है? हाइड्रा में मुकुलन दिखाया जा रहा है। और चूंकि यहाँ पर जो मुकुल बन रहा है शरीर के बाहर ही सतह पे बन रहा है, यानी कि बाह्य मुकुलन को दिखाया जा रहा है, बाह्य मुकुलन को दिखाया जा रहा है। एक्सोजिनस बडिंग को दिखाया जा रहा है, ठीक है। वही चीजें आपको जो है यहाँ ईस्ट में दिखाई जा रही है। किस में दिखाया जा रहा है? ईस्ट में। तो यहाँ पर ईस्ट में मुकुलन दिखाया जा रहा है, ईस्ट में मुकुलन दिखाया जा रहा है। और ईस्ट में भी जो मुकुल बन रहा है वो बाहरी सतह पे बन रहा है, यानी बाह्य मुकुलन दिखाया जा रहा है, बाह्य मुकुलन दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ, हमने बताया था कि कभी कभी क्या होता है, अलग हो जाते हैं और कभी कभी अलग नहीं होते हैं। अलग नहीं होगा तो इसको हम कॉलोनी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलोनी बोलेंगे। बताया था ना हमने शुरू वाले स्लाइड में, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलोनी बोलेंगे। अलग हो गया तो चलो ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग, लेकिन ऑफस्प्रिंग एक दूसरे से टच में है तो इसको हम कॉलोनी बोलेंगे। यहाँ पर आप स्पंज देख रहे हो, यहाँ पर जेम्यूल्स इन स्पंजेस, यानी स्पंज के अंदर छोटा छोटा जेम्यूल्स बना हुआ है कुछ इस तरीके से। और इस जेम्यूल्स को हम लोग मुकुलक बोलते हैं, मुकुलक, या फिर क्या बोल दिए हम इसे? जेम्यूल्स, जेम्यूल्स बोल दिए। जेम्यूल्स क्या है? तो जेम्यूल्स जो है ये अंतःमुकुल है, या अंतः मुकुलन को यह पिक्चर प्रदर्शित कर रहा है। एंडोजिनस, एंडोजिनस, एंडोजिनस बडिंग को यहाँ पर दिखा रहा है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर है? क्या इतनी? रीत कुमारी सर एक क्वेश्चन है, पूछिए बउआ। रीत कुमारी का एक क्वेश्चन है, पूछिए। क्या इतनी चीजें क्लियर है? तो आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ पर आपका मुकुलन विधि के द्वारा जनन जो है पूरी तरीके से समाप्त होती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो है अलैंगिक जनन का 2 विधि कंप्लीट कर चुके हैं। एक था विखंडन, विखंडन में हमने द्विविखंडन पढ़ा, बहुविखंडन पढ़ा, और फिर एक था मुकुलन, मुकुलन भी आज कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग बीजाणु जनन को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है। तो अगले क्लास में हम लोग बीजाणु जनन पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो है हो सके तो पुनर्जनन, विखंडी जनन और आगे जो भी कायिक प्रवर्धन वगैरह को कवर करेंगे, ठीक है। रीट कुमारी क्वेश्चन है तो पूछिए। वर्डिंग में अगर हम बोले तो तीनों एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ चुके हैं बउआ। रीट कुमारी, बडिंग्स यानी कि मुकुलन विधि के द्वारा जनन से यदि क्वेश्चन पूछे तो तीनों एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हाइड्रा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा हाइड्रा, फिर उसके बाद ईस्ट, और सबसे कम देखे गए हैं स्पंज के बारे में। लेकिन हाँ, मुकुलक या जेम्यूल्स किस में बनते हैं ये जरूर पूछते हैं स्पंज को लेकर। कल ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों ऑफ है बउआ, कल क्लास ऑफ है। कल के बाद आप लोगों का क्लास जो है, ठीक है, शेड्यूल क्लास में दे दिया जाएगा। VVI तीनों है बउआ, एग्जाम्पल में VVI तीनों है, और तीनों याद रखना है आपको, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है वो डिट्टो NCERT पढ़ाई जा रही है, और बोर्ड में क्वेश्चन NCERT से ही बनते हैं। तो शॉर्टकट लगाने का प्रयास मत करिएगा, जितना पढ़ा रहे हैं सभी टॉपिक को आपको दिमाग में रखनी है, सभी टॉपिक को याद रखनी है, सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्टकट लगाने का जो है प्रयास मत करिएगा, क्योंकि शॉर्टकट जो है कभी भी आपको जो है सही रास्ते पर नहीं लेकर जाती है, भटक जाओगे बउआ, ठीक है। तो जब हम पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी साथ में मेहनत करते चले जाइए, तभी मज़ा आने वाला है, और एग्ज़ाम में तभी आप दहाड़ के और एग्ज़ाम के पेपर को फोड़ के आओगे। ओके, तो आज के क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग बीजाणु जनन और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगा उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगा हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट बउआ।